हेलो सिनेफाइल्स। तो अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको भी सुपर हीरोज़ और उनसे रिलेटेड स्टफ्स पसंद है। और इसका मतलब ये भी होगा कि आपने कभी ना कभी डीसी, मार्वल और द बॉयज़ इन सभी के बारे में एटलीस्ट सुना तो होगा ही। लेकिन सवाल अब ये है कि आखिर इनमें से बेस्ट कौन है, और इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा मैं इस वीडियो में, कई पॉइंट्स पर इन यूनिवर्सेस को कंपेयर करके। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और लास्ट में आप खुद डिसाइड करके कमेंट्स में ये भी बताना कि आपका फेवरेट सुपर हीरो यूनिवर्स कौन सा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, कॉमिक्स। आज भले ही VFX और CGI की हेल्प से इन सुपर हीरोज़ मूवीज़ को कितना भी अच्छा और फैंसी क्यों ना दिखाया जाए, पर इन सभी सुपर हीरो यूनिवर्सेस की शुरुआत हुई थी कॉमिक्स से। और इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इन यूनिवर्सेस के कॉमिक्स के बारे में। तो कॉमिक्स की दुनिया का सबसे पुराना खिलाड़ी है DC, जिसका नाम उस टाइम पर नेशनल एलाइड कॉमिक्स था। तो DC ने अपनी पहली कॉमिक सुपरमैन पब्लिश करी थी 1938 में, जो कि एक मैसिव सक्सेस रही, जिसे देखकर मार्वल कंपनी, जिसका नाम तब टाइमली कॉमिक्स था, उसने 1939 में मार्वल कॉमिक्स नाम की एक कॉमिक पब्लिश करी। हालांकि द बॉयज़ इस रेस में काफ़ी लेट आया और इसका पहला इशू पब्लिश हुआ 2006 में। इसके अलावा बॉयज़ एक कंटिन्यूस स्टोरी रही है, जहाँ से टोटल 72 इशूज़ ही आए, जबकि मार्वल और DC की ऑलरेडी कई सैकड़ों कैरेक्टर्स पर कई हज़ारों कॉमिक्स आ चुकी है। पर अगर हम इन कॉमिक्स को सिर्फ इनके कंटेंट और स्टोरी पर जज करें तो मेरे हिसाब से यहाँ बाजी मारेगा DC। तो मूवी या सिनेमैटिक यूनिवर्स के मामले में भले ही DC कितना भी कंफ्यूज और फेल क्यों ना रहा हो, पर DC की कॉमिक स्टोरीज़ हमेशा अपने टाइम से आगे रहीं और कॉमिक्स के हर कैरेक्टर्स को सही से डेवलप भी किया गया। DC की कुछ बेस्ट स्टोरी लाइन्स का अगर एग्जाम्पल दूँ तो वो है वॉचमैन, क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ्स और इनजस्टिस गॉड अमंग अस। तो ये कॉमिक्स हमें दिखाती है कि क्यों DC की कॉमिक्स हमेशा एंटरटेनिंग रही है। आगे बात करें मार्वल की, तो मार्वल ने भी कई बेहतरीन कॉमिक्स पब्लिश करी है। हालांकि उनकी कॉमिक्स की स्टोरी में DC की ज़्यादातर कॉमिक्स से थोड़ी कम ही डेप्थ रही है। मार्वल की कुछ बेस्ट कॉमिक्स की अगर बात करूँ तो वो है सिविल वॉर, प्लैनेट हल्क और सीक्रेट वॉर्स। वहीं अगर द बॉयज़ की बात करें तो अनलाइक मार्वल और DC, यहाँ एक ही स्टोरी लाइन चलती रही, जिसका एंड 2012 में इशू 72 के साथ हो गया। हालांकि इस साल भी डियर बैकी नाम की एक और कॉमिक निकाली गई जो बुचर और बैकी के पास्ट के बारे में बताती है, बट मोर और लेस 2012 में ही बॉयज़ कॉमिक्स एंड हो चुकी है। अब बॉयज़ की कॉमिक्स की स्टोरी भी ज़बरदस्त है, खास करके एंड का पार्ट, बट लिमिटेड इश्यूज़ और एक ही स्टोरी लाइन होने की वजह से कॉमिक्स में कहीं ना कहीं बॉयज़ DC और मार्वल से थोड़ा पिछड़ जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरी बॉयज़ कॉमिक्स की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, जहाँ मैं द बॉयज़ कॉमिक्स की स्टोरी बताता हूँ। खैर आगे बात करते हैं। नंबर 2, सिनेमैटिक यूनिवर्सेस। तो मार्वल ने 2008 के आयरन मैन की सक्सेस के बाद से कई कैरेक्टर्स पर सोलो मूवी बनाकर और उन्हें कनेक्ट करके एक बहुत ही अच्छा सिनेमैटिक यूनिवर्स तैयार कर दिया है, जिसका रिजल्ट हमें एवेंजर्स फ्रेंचाइजीज की मूवीज़ की सक्सेस देखकर पता चलता है। और अब तो उन्हें फॉक्स के कैरेक्टर्स के राइट भी वापस मिल चुके हैं, जिससे वो और भी बेहतर और भी अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। 2012 से DC ने भी यही कोशिश करी, लेकिन ख़राब प्लानिंग और कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स की वजह से उनका सिनेमैटिक यूनिवर्स अभी तक उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। हालांकि नई जस्टिस लीग और एक बेटर फ्यूचर प्लानिंग के साथ DC आने वाले कुछ सालों में MCU की मूवीज़ को टक्कर देना चाहेगा। वहीं बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ यहाँ भी एक लास्ट एंट्री रहा है, पर अनलाइक कॉमिक्स, बॉयज़ शो के पहले ही सीज़न ने धूम मचा दी और सुपर हीरो फैंस को एक नया नज़रिया दिया सुपर हीरोज़ को देखने का। इसके साथ ही सेकंड सीज़न ने इस फेम को कायम रखा और अब तो बॉयज़ की एक स्पिन ऑफ सीरीज़ की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, जिसका मतलब है कि शायद 2-3 साल में हमें बॉयज़ से रिलेटेड कोई मूवी और एक प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स भी दिख सकता है। तो सिनेमैटिक यूनिवर्सेस में कंपैरिजन करूं तो नो डाउट यहाँ मार्वल अपने 12 साल की कड़ी मेहनत और क्रिएटिविटी के साथ काफ़ी आगे है, पर बॉयज़ के फर्स्ट 2 सीज़न की ज़बरदस्त सक्सेस से ये क्लियर हो गया है कि अगर बॉयज़ के क्रिएटर्स ने प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट किया तो शायद अगले 5-6 सालों में सुपर हीरो जॉनरा में बॉयज़ भी MCU को टक्कर दे सकता है। और जहाँ तक बात करें DCU की, तो उन्होंने पिछले कई सालों में अपने फैंस को काफ़ी डिसअपॉइंट किया है, इसलिए उन्हें कुछ कंटिन्यूस अच्छी मूवीज़ बनाकर अपने फैंस का ट्रस्ट फिर से जीतना पड़ेगा। नंबर 3, स्टोरी टोन एंड रियलिज्म। तो एक डिफरेंस जो कि इन सभी यूनिवर्सेस के बीच में क्लियरली दिखता है वो है इनकी स्टोरी की टोन और दुनिया को देखने का नज़रिया। तो मार्वल या स्पेसिफिकली बोलूँ तो MCU को ओन करता है डिज्नी, जिसकी वजह से MCU की मूवीज़ को चिल्ड्रन फ्रेंडली या PG-13 बनाना पड़ता है, और इसलिए MCU की मूवीज़ का टोन काफ़ी लाइट और ह्यूमरस ही रहता है। हालांकि इस ट्रेंड में हमें थोड़ा थोड़ा चेंज देखने को मिल रहा है सिविल वॉर के बाद से,
जहाँ कुछ मूवमेंट्स को MCU डार्क रखने की कोशिश कर रहा है। कॉमिक्स भी मूवीज से ज़्यादा अलग नहीं है। वुल्वरीन, डेडपूल जैसे 2-4 कैरेक्टर्स को छोड़ दें तो बाकी सभी कैरेक्टर्स और स्टोरी का टोन कॉमिक्स में भी काफ़ी लाइट ही रहता है। वहीं DC इसके बिल्कुल अपोजिट है, जहाँ जोकर, बैटमैन और डार्कसाइड जैसे कई डार्क कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि DC की स्टोरीज़ में ह्यूमर नहीं होता, बट ओवरऑल इन मूवीज़ की थीम और प्लॉट थोड़ा डार्क और सैडिस्टिक ही रहता है, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जोकर और वॉचमैन जैसी मूवीज़ हैं। दूसरी तरफ बॉयज़ को इस चीज़ में सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो एक 18+ शो हैं, तो उनके क्रिएटर्स जो चाहे वो दिखा सकते हैं। तो बॉयज़ एक एक्सट्रीम डार्क और काफ़ी सार्कास्टिक टोन रखता है, चाहे वो कॉमिक्स हो या मूवीज़। अपनी डिफरेंट टोन्स की वजह से इनके क्रिएटर्स का स्टोरी और रियल वर्ल्ड दिखाने का तरीका भी काफ़ी बदल जाता है। जहाँ मार्वल, लोकी, थैनोस जैसे एलियंस को यूज़ करके अपनी मूवीज़ में इंसानों की अच्छी क्वालिटीज़ पर फोकस करता है, वहीं DC दिखाता है कि कैसे इंसान की अपनी चॉइस से ही वो ईविल या गुड बनता है। और वहीं बॉयज़ बुचर और क्वीन मेव जैसे कैरेक्टर्स की मदद से दिखाता है कि कैसे कंडीशन के हिसाब से इंसान अपने नेचर को बदलता रहता है। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो कोई भी कुछ गलत नहीं दिखा रहा है, बस ये है कि अलग अलग क्रिएटर्स का अलग अलग नज़रिया है इस दुनिया और इंसानियत को दिखाने का। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ में बॉयज़ बाजी मार जाते हैं, क्योंकि उनकी स्टोरीज़ आजकल के कैपिटलिस्ट वर्ल्ड को ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ वो सोसाइटी में पावर के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को भी ज़्यादा अच्छे से दिखाते हैं। आपका क्या मानना है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। नंबर 4, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में मैं इतना ही कहूँगा कि तीनों यूनिवर्सेस अपनी जगह पर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। DC थोड़ा सा डगमगाया ज़रूर था, पर उसके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स देखकर लगता है कि उनका यूनिवर्स भी काफ़ी अच्छा चलने वाला है। तो ये तीनों भले ही एक ही जॉनरा यानी कि सुपर हीरो जॉनरा को बिलोंग क्यों ना करते हों, पर तीनों के प्रोडक्ट्स काफ़ी डिफरेंट रहते हैं और इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है हम फैंस का, जिन्हें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं। फिलहाल आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप इन तीनों के बीच में और किस पॉइंट पे कंपैरिजन कर सकते हो। आपका कुछ सजेशन हो या आइडिया हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सके पूछ सकते हो। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।